India, China, and Russia, in geopolitical terms, it can be a huge mistake to underestimate or ignore their collective strength. And that is why it is very important that the USA and Europe deal with this situation extremely carefully. India, China, and Russia, they are going to reshape the world order. Now, RIC is basically to exactly have a broader conversation between all the three countries, to have multilateralism in Asia, to give boost to global south, and to challenge the dominance of the Western world in the southern hemisphere. 1998 में ये प्रपोजल दिया गया था। तब से अब तक RIC की 27 बैठकें होनी थी, मगर इस दौरान इसकी 20 बैठकें हुई और 2020 में चीन ने जब गलवान में बदमाशी की तो भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो गए। उसके बाद RIC की कोई बैठक नहीं हुई। मगर इस वक्त फिर दुनिया में हलचल मची हुई है। यूरोप और अमेरिका रूस और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ देकर रूस पर प्रेशर बना रहे हैं। ऐसे में रशिया की तरफ से एक बार फिर पहल की गई है। And now consider this. These three countries contribute to over 33% of global GDP. Add to this that together, Russia, India and China make up more than 38% of the entire world's population. India's presence basically a magnetic presence, by the way, because it is something which Russians and Chinese have brought back from West. So that is why I'm calling it a magnetic presence. लेकिन बासित साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। दोस्तों नमस्कार। अब जल्दी ही वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, क्योंकि इंडिया और चाइना दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ रहे हैं रशिया के साथ, और ये अभी समय की मांग भी है अमेरिका और वेस्ट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो चाहे कुछ भी करें लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। भले ही हमारे और चाइना के बीच में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब बात वेस्ट को काउंटर करने की हो तो हमें एक होना ही चाहिए, और हमारा सबसे पुराना दोस्त रशिया भी हमारे साथ है। ये ट्रायो एक ऐसा अलायंस बनाएंगे कि वेस्ट के होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि हम तीनों देश मिलकर वर्ल्ड की 38% GDP बनाते हैं, और पॉपुलेशन के मामले में भी इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए ये खबर आने के बाद वेस्ट को बहुत टेंशन हो रही है कि अगर ये मिल गए तो सब कुछ ही बदल जाएगा, क्योंकि जिस चाइना और रशिया को अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, अगर इंडिया भी उनके साथ हो गया तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या हाल होगा उनका। क्योंकि जब से ट्रंप आया है पावर में, इंडिया के खिलाफ ही फैसले ले रहा है, जबकि इलेक्शन में अमेरिकन इंडियंस ने ट्रंप पर पूरा ट्रस्ट किया और खूब वोट दिए इसको, और जीतने के बाद ये सब भूल गया और एंटी इंडिया हो गया, और उसके बाद वेस्ट और नाटो भी वही हरकतें करने लगा। मतलब ये समझते हैं कि ये कुछ भी करेंगे हम चुप रहेंगे। अब वो जमाना गया जब ये देश भारत को दबा लिया करते थे, अब जमाना बदल गया है। हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों इस वक्त जो बड़ी गुफ्तगू चल रही है वो ये चल रही है कि इंडिया, चाइना एंड रशिया, दे आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड दे वांट टू रिवाइव, and what they want that ये जो forgotten alliance था, the alliance which was not something they thought that it could get materialized, they want to materialize this is what Indians want and this is what Russians want, remember। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, is like a बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि वो चाइना के बहुत करीब हों, और आपको याद होगा कि उन्होंने चाइना के करीब होने के लिए 18 मुलाकातें शी जिनपिंग से की, लेकिन बाद में गलवान हो गया था। यू नो दिस वेरी वेल। फिर मामला ख़राब हो गए। इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब आए, और आज वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये जो अमेरिकन हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज आजकल वो सोच रहे हैं कि ये इंडिया पे सैंक्शंस लगा दें। अगले दिन UN जनरल सेक्रेटरी ने और नेटो जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा हम 500% टैरिफ लगा देंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल फोरम को रिवाइव करने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया, चाइना, इंडिया इकट्ठे हो गए, एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस, दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस। तो क्या मिला उनको? ब्रिक्स के फोरम को अगर धमकी लगाई तो क्या मिला? व्हाट अमेरिका कुड गेट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं मिला। और अगर आप ये देखें कि ये जो रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल है, ये कुछ नई नहीं है, ये 1990s का आइडिया है, कोल्ड वॉर का आइडिया है। जब उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हुई थी और अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी वो इमर्ज कर रही थी एज ए डोमिनेट फोर्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ये सारे के तीनों ममालिक चाहते थे ये हो। सो आफ्टर 35 years
Now they have realized that we are so much economically strong, economically independent, and the situation tables have been turned. तो अब हमें कुछ इस तरह करना चाहिए. अब कहा जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना दे आर राइजिंग ग्रेट पावर्स. इंडिया चाइना जो है वो ऑन बोर्ड है. ठीक है जी, इंडिया चाइना दे आर ऑन बोर्ड. समझ रहे हैं? और मुझे ये लगता है ये जो तीनों मुल्कों के जो लीडरशिप है ये माजी में मिलती भी रही है. जब G8 हुआ करते थे तो उस वक्त ये सारे वहां मिले भी हैं और ये ग्रुप कुछ अचीव नहीं कर सका. उसकी वजह क्या थी? हर मुल्क जो है वो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप की वजह से. लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रही है? अब वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है इस बात पे कि ये सारे के सारे जो ममालिक हैं ये इंडिविजुअली वैसे ताल्लुकात चाहते थे, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया. अब ये सारे के सारे वेस्टर्न मुल्क कहते हैं नहीं, हमें इन मुल्कों से दोबारा ताल्लुकात तो चाहिए. लेकिन ये तीनों मुल्क अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें वेस्ट की इस डोमिनेंस को चैलेंज करना है. और इंडिया ने क्या किया? जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के बहुत करीब हुआ, 18 मुलाकातें, गलवान हो गया. इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर. और एंड में क्या निकला? ट्रम्प साहब ने जो है वो पाकिस्तान पे हाथ रख दिया. और इंडियंस को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी. उन्होंने कहा यार ये कैसे दोस्त हैं हमारे, ये किस तरह के हमारे पार्टनर हैं, इन्होंने हाथ पाकिस्तान पे रख दिया, ये हम नहीं मानते इसको. जो ये जो रशिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म है ये ब्रिक्स को की इन्होंने इसकी ब्रिक्स की जगह ले ली, जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका आ गए. उस वक्त ये इस पोजीशन में नहीं थे. अब मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों मुल्क हैं, तीनों मुल्क जो हैं, ये अपने बहुत सारे इश्यूज SCO और ब्रिक्स में हल कर चुके हैं. नाउ रिक इज बेसिकली टू एग्जैक्टली have a broader conversation between all the three countries, to have multilateralism in Asia, to give boost to global south, and to challenge the dominance of the western world in the southern hemisphere. अब रशिया चाहता है कि दोबारा ताल्लुकात को बेहतर किया जाए. इंडिया चाइना टेंशंस हो गई थी, उसको भी नॉर्मलाइज किया जाए. इंडिया चाइना जो है वो वैसे ही नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो 4-5 साल से. मैंने देखा ना, डॉक्टर जयशंकर अभी जब SCO में गए तो क्या बात की? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की बात की. सो ये ज़हन में रखें, इन केस इंडिया रिक को इसने ज्वाइन कर लिया तो दो एंटी वेस्टर्न पावर्स के साथ बैठना इज ऑल व्हाट दे कांट अफोर्ड. और उनकी क्या पॉलिसी होगी, क्या होगा, किस तरह वो चीजें करेंगे, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट. ये अब वो क्या नैरेटिव बनाएंगे वहां पे. एंड India's presence basically a magnetic presence, by the way, because it is something which Russians and Chinese have brought back from West. So that is why I'm calling it a magnetic presence. And we know this thing, that lion's share of the history in the world will be written in Asia. And these two countries, China and India, if they are together players, this is a path-breaking achievement for the Chinese and the Russians. सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, फिर अमेरिका आएगा सामने, वेल इट्स फुल थ्रोटेड क्रिटिसिज्म कि भाई नहीं, ये इट्स अ डेमोक्रेसी बट इट इज सिटिंग विद द अथॉरिटेरियन.